मेरे ऑफिस के बाहर एक पागल माई आकर बैठी रहती। मैं अक्सर उसे आते जाते सिक्के देता और चौकीदार को खास ताकीद करता कि लंच टाइम पर उसे खाना लाजमी दिया करो। एक दिन मेरी करोड़ों की डील थी। मैं बहुत जल्दी में था। बाहर निकलकर फोन मिलाया कि मैं बस 5 मिनट तक पहुंचता हूं, मगर फोन कॉल की आवाज उसी माई के पास से आई। मैं वहम समझकर निकल पड़ा, मगर वहां पहुंचकर अंदर कदम रखा तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने वही वकार। तुम समझते हो कि ये महंगी गाड़ी, ये इम्पोर्टेड सूट और शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग में ये आलीशान ऑफिस मेरी असल पहचान है? नहीं मेरे दोस्त, मेरी पहचान वो भूख है जो मैंने बचपन में काटी है। वो टूटी हुई चप्पल है जिसे सीकर मैंने मीलों का सफर तय किया है। इंसान अपनी औकात बदल सकता है, मगर अपनी जड़ें नहीं काट सकता। मैंने कॉफी का मग मेज पर रखते हुए वकार की आंखों में आंखें डालकर कहा, जो मुझे मेरी फजूल खर्ची और हमदर्दी पर लेक्चर दे रहा था। मेरा नाम ज़ियान है और मैंने जिंदगी को किसी किताब के वर्क से नहीं बल्कि फुटपाथ की धूल से सीखा है। यतीमी में आंख खुली तो सर पर बाप का साया नहीं था और माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू लगाकर मुझे पाला था। मैंने गुर्बत को सिर्फ देखा नहीं था बल्कि उसे ओढ़ा और बिछोना बनाया था। शायद यही वजह थी कि मेरे दिल में गरीबों, लाचारों और बेसहारा लोगों के लिए वो नर्म गोशा था जो वकार जैसे सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वालों की समझ से ही बालतर था। मैंने अपनी तालीम खैराती इदारों के वजीफों पर मुकम्मल की, रातों की नींदें हराम की और फिर अल्लाह ने मेरी माँ की दुआओं और मेरी मेहनत का ऐसा फल दिया कि मैंने एक छोटी सी दुकान से सफर शुरू किया और देखते ही देखते शहर का नामवर बिजनेसमैन बन गया। मैंने बुलंदी जरूर छू ली थी, लेकिन मैं अपनी औकात कभी नहीं भूला था, क्योंकि मुझे याद था कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी दाने की तलाश में जमीन पर ही उतरते हैं। मेरा ऑफिस शहर की एक इंतहाई मसरूफ और फलकबोस इमारत में था, जहां रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता था। शीशे की दीवारों से बाहर का मंजर जितना हसीन था, अंदर की दुनिया उतनी ही मसनूई थी। मैं जब भी अपनी चमचमाती गाड़ी से नीचे उतरता तो सबसे पहले आसमान की तरफ देखकर उस रब का शुक्र अदा करता जिसने मुझे मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया था। मेरा बिजनेस पार्टनर वकार मेरे कॉलेज का दोस्त जरूर था, मगर हमारी सोच में मशरिक और मगरिब का फासला था। वकार एक अमीर और खाते पीते घराने का चश्म चराग था, जिसने कभी गर्म हवा का झोंका तक नहीं सहा था। उसकी नज़र में गरीब लोग या तो पैदाइशी चोर होते थे या फिर नंबर 1 काम चोर। उसका पुख्ता नजरिया था कि ये लोग अपनी गुर्बत को हथियार बनाकर हम जैसे लोगों से हमदर्दी बटोरते हैं और मेहनत करने के बजाय भीख मांगने को तरजीह देते हैं। मैं उसकी इस मुतासिब सोच से कभी इत्तेफाक ही नहीं कर सकता था। मैं हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता कि वकार, हर फटा हुआ लिबास पहनने वाला भिखारी नहीं होता और हर सूट पहनने वाला शरीफ नहीं होता। हालात इंसान को तोड़ देते हैं, मगर वो हमेशा तमस्कुराना हंसी हंसकर मेरी बात टाल देता। उसे लगता था कि मैं जज्बाती बेवकूफ़ हूँ जो बिजनेस के उसूलों के बजाय दिल की सुनता है। कुछ अरसे पहले की बात है, जब मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के ऐन बाहर फुटपाथ के एक कोने पर एक अजीब सी बूढ़ी औरत आकर बैठने लगी। उसके सफ़ेद बालों में धूल अटी होती थी, कपड़े जगह जगह से फटे और मैले कुचेले थे और चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल था जैसे वक्त ने अपने तमाम सितम उसके चेहरे पर ही लिख दिए हों। वो अक्सर अपने आप में गुम कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, जिसे सुनकर गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। मैंने अक्सर लोगों को उसे हिकारत से देखते, नाक पर रुमाल रखते और उसे धुतकार कर आगे बढ़ते देखा था, मगर न जाने क्यों जिस दिन से मेरी नजर उस पर पड़ी मेरे कदम वहीं जम गए। मुझे उसके वीरान चेहरे में अपनी मरहूम माँ का अक्स नजर आया, वही बेबसी, वही खामोशी। मुझे लगता था कि यह औरत पैदाइशी पागल नहीं है, बल्कि जमाने की ठोकरों और अपनों की बेअतनाई ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया है। उसका खाली खाली नजरों से सड़क को तकना मुझे अंदर तक काट देता था। मुझे महसूस होता था कि अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये पत्थर के शहर में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी है। मैंने अपनी एक खामोश रूटीन बना ली थी कि जब भी सुबह ऑफिस आता या शाम को घर वापसी के लिए निकलता तो अपनी जेब से कुछ सिक्के या कभी कभार नोट निकालकर खामोशी से उस माई के सामने रख देता। वो उन पेशावर भिखारियों की तरह नहीं थी जो पीछे पड़ जाते हैं। वो कभी हाथ ही नहीं फैलाती थी और न ही कभी मुंह से पैसे मांगती थी। बस जब मैं पैसे रखता तो वो अपनी खाली और बेनूर नजरों से एक लम्हे के लिए मुझे देखती और फिर सर झुका लेती। उसकी ये खामोश अना मुझे और भी ज्यादा मुतासिर करती थी। मैंने अपने ऑफिस के बूढ़े चौकीदार को, जो खुद भी एक नेक दिल इंसान था, सख्ती से ताकीद कर दी थी कि बाबा, दोपहर का खाना इस माई को मेरी तरफ से रोजाना पहुंचाया जाएगा और खबरदार जो किसी ने इसे यहाँ से उठाने की कोशिश की या तंग किया। चौकीदार ने मेरी बात का मान रखा और वो रोजाना बाकायदगी से उसे खाना पहुंचा देता। मुझे इस बात से गर्ज नहीं थी कि वो कौन है और कहाँ से आई है। मुझे बस इतना सुकून था कि मेरी कमाई से किसी भूखे का पेट भर रहा है और शायद मेरी माँ की रूह ये देखकर मुस्कुरा रही होगी
जियान, तुम अक्लमंद होकर भी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हो। ये 5-10 रुपए या 100 का नोट इनका पेट नहीं भरता, बल्कि इनकी हवस बढ़ाता है। ये सब एक माफिया है और तुम जैसे नर्म दिल जज्बाती लोग इनके सबसे बड़े इन्वेस्टर हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो वाकई मजबूर है? अरे नहीं मेरे भाई, ये इनका पेशा है। ये आदि मुजरिम होते हैं जो हमदर्दी का नकाब पहनकर हमारे जज्बात की जेब काटते हैं। वकार ने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हुए इंतहाई नागवारी से कहा। हम ऑफिस से निकल रहे थे और हस्बे मामूल मैंने माई को सलाम करके कुछ पैसे दिए थे। जो वकार के बिजनेस माइंडेड आंखों को एक आंख नहीं भाता था, उसके लहजे में तंज का जहर घुला हुआ था, जैसे मैं कोई गुनाह कबीरा कर रहा हूं। मैंने सुकून से सीट बेल्ट बांधी और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वकार, मसला यह है कि तुम हर चीज को नफा और नुकसान के तराजू में तोलते हो। मैं उसे सर नहीं चढ़ा रहा, बल्कि अपना बोझ हल्का कर रहा हूं। नेकी कभी जाया नहीं जाती यार। और रही बात इसके पेशे की, तो मेरा मामला इसके साथ नहीं बल्कि उस जात के साथ है जिसने मुझे देने वाला बनाया है। मुझे इस बूढ़ी औरत की खामोश दुआ की जरूरत है। क्या पता कल को जहां मेरा पैसा और मेरा दिमाग काम ना आए, वहां इस फुटपाथ पर बैठी औरत की एक आह या दुआ मेरी बिगड़ी बना दे। वकार ने सुनकर हिकारत से सर झटक दिया, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया की बातें कर रहा हूं, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसे यकीन था कि मैं अपना पैसा पानी में बहा रहा हूं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। मेरा उस फुटपाथ पर बैठी माई के साथ एक अजीब सा अनकहा और अनसुना रिश्ता बन गया। मुझे कभी कभी महसूस होता कि जब मैं गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ या ऑफिस में दाखिल हो रहा होता हूँ, तो वो मुझे बहुत गौर से देखती है, जैसे मेरी जात को स्कैन कर रही हो, जैसे वो मेरे कोट के बटनों से लेकर मेरे जूतों की पॉलिश तक और मेरे लहजे से लेकर मेरी चाल तक कुछ परख रही हो। मगर मैंने उसे कभी बुरा नहीं समझा। इसी दौरान मौसम ने अंगड़ाई ली और शहर में कड़ाके की सर्दियां शुरू हो गई। ठंडी हवाएं हड्डियों में घुसने लगी तो मुझे उस खुले आसमान तले बैठी माई का ख्याल सताने लगा। मैंने अगले ही दिन बाजार से एक बेहतरीन क्वालिटी की गर्म ऊनी शॉल खरीदी और ऑफिस जाते हुए बड़े अदब से उसके कांधों पर डाल दी। अगले दिन जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा उसने वही शॉल मजबूती से अपने गिर्द लपेटी हुई थी। उसे इस हाल में देखकर मेरे दिल में जो सुकून उतरा वो करोड़ों की डील साइन करके भी नहीं मिलता था। मेरा कारोबार माशाअल्लाह अच्छा जा रहा था, क्लाइंट्स मुतमईन थे, मगर इंसान की फितरत है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। हमें और हमारी कंपनी को अब एक ऐसी बड़ी छलांग की जरूरत थी जो हमें लोकल मार्केट से निकालकर मल्टीनेशनल लेवल पर खड़ा कर दे। यह हमारे करियर का सबसे बड़ा मोड़ था जिसका हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान शहर के बिजनेस हलकों में एक बहुत बड़ी खबर ने हलचल मचा दी। शहर की सबसे बड़ी बाअसर और पुरस्कार कंपनी जी इंटरप्राइजेज ने एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया जो किसी भी छोटी कंपनी की तकदीर बदल सकता था। ये डील लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की थी और शहर की हर छोटी बड़ी शार्क मछली उस डील को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन मामला उतना सीधा नहीं था, क्योंकि उस कंपनी की मालिका बेगम जोहरा थी। एक ऐसा नाम जिसे जानते सब थे मगर देखा किसी ने नहीं था। वो पर्दे के पीछे रहकर कारोबार चलाती थी और उनके बारे में मशहूर था कि वो एक इंतहाई उसूल पसंद, सख्त गिर और आयरन लेडी है। मार्केट में अफवाहें गर्म थी कि माजी में उन्हें उनकी किसी करीबी बिजनेस पार्टनर ने बुरी तरह धोखा दे दिया था, जिसके बाद वो पत्थर की हो गई थी। लोग कहते थे कि बेगम जोहरा सिर्फ फाइल में लिखे आदातो शुमार नहीं देखती बल्कि इंसान के किरदार और नीयत को भी परखती है। उनके मयार पर पूरा उतरना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ था, क्योंकि वो गलती की ही नहीं बल्कि नीयत की भी माफी नहीं देती थी। उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। ऑफिस की लाइट्स रात गए तक जलती रहती और हम फाइलों के ढेर में घूम रहे थे। लेकिन वकार का रवैया शुरू दिन से ही शिकस्त खुरदा था। उसे लगता था कि हम खामखा दीवार से सर टकरा रहे। वो अक्सर झुंझुलाकर फाइल मेज पर पटक देता और कहता, जियान तुम ख्वाब देखना छोड़ दो। हमारे मुकाबले में जो कंपनियां मैदान में हैं उनके लिंक्स मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स तक हैं। उनके पास तगड़ी सिफारिशें हैं, हमारे पास क्या है? सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन। वो लोग हमें घास भी नहीं डालेंगे। वहां सिर्फ नोट चलता है या फिर फोन कॉल। उसकी मायूसी कमरे की फिजा को बोझल कर देती थी, मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। मैं उसे समझाता कि वकार, सिफारिश दरवाजा खुलवा सकती है मगर दिल में जगह नहीं बना सकती। मुझे अपने रब पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अगर ये डील हमारे नसीब में हुई तो दुनिया की कोई ताकत इसे हमसे छीन नहीं सकती, और अगर ना हुई तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। लेकिन वकार के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे मेरी इन दकियानूसी बातों पर जरा बराबर यकीन नहीं है और वो ज़हनी तौर पर अपनी हार तस्लीम कर चुका है। आज का सूरज मेरे लिए सिर्फ एक नया दिन लेकर नहीं निकला था, बल्कि ये मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी बका की जंग लड़ने जा रहा हूँ।
मेरे हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी, जिसे मैंने अपनी कीमती घड़ी के पट्टे को टाइट करके छुपाने की कोशिश की थी। मीटिंग का दिन आखिरकार आन पहुंचा था और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तैयारी की थी। मैंने गहरे नीले रंग का वो सूट पहना जो मैंने सिर्फ खास मौकों के लिए संभाल कर रखा था। आईने में अपना अक्स देखते हुए मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ज़ियान, तुम ये कर सकते हो। तुमने सिफर से शुरू किया था और आज तुम करोड़ों की बात करने जा रहे हो। ये महज एक डील नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत होने वाला था कि मेहनत और लगन सिफारिश और रिश्वत पर भी भारी होती है। मेरे दिल की धड़कनें मामूल से तेज थी और हलक में एक अजीब सी खुशकी महसूस हो रही थी। मैंने ब्रीफकेस उठाया और अल्लाह का नाम लेकर ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस पहुंचकर जब मैं बिल्डिंग के गेट पर उतरा तो मेरी नजर फौरन उसी जगह गई जहां वो माई रोज बैठती थी। आज भी वही थी, गर्दालू चादर में लिपटी, दुनिया और माफिया से बेखबर। मगर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। मैं मामूल के खिलाफ आज उसके पास कुछ ज्यादा देर के लिए रुक गया। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं अपनी तमाम नर्वसनेस, तमाम घबराहट उसके सामने उगल दूं। मैं झुककर उसके करीब हुआ और आहिस्ता से बोला, अम्मा जी, आज मेरे लिए खास दुआ करना। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा और कठिन इम्तहान है। मैं एक ऐसे मैदान में उतरने जा रहा हूँ जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। अगर ये डील हो गई, अगर आज अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी, तो यकीन माने मैं बहुत से लोगों की मदद कर सकूंगा। बहुत से चूल्हे ठंडे होने से बच जाएंगे। मेरी बात सुनकर उसने पहली बार अपना झुका हुआ सर मुकम्मल तौर पर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आज वो वीरानी नहीं थी जो रोज होती थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी चमक, एक ऐसी शनासा सी रोशनी थी जिसने मुझे एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया। उसके सूखे हुए होंठों पर एक हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। ये मुस्कुराहट किसी भिखारी की नहीं थी जो पैसे मिलने पर खुश हो, बल्कि उसमें एक ऐसा यकीन और शफकत थी जैसे कोई माँ अपने बेटे को मैदान जंग में भेजते हुए उसे फतह की नवीद सुना रही हो। उसकी खामोश मुस्कुराहट ने मेरे अंदर तूफान बर्पा करती हुई बेचैनी पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया हो। मुझे लगा कि मेरी बात सीधी आसमान तक पहुंच गई है। मेरे इस तरह रुकने और बातें करने पर वकार का पारा हाई हो चुका था। वो मेरे रवैये से हमेशा चिढ़ता था, मगर आज तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो तेजी से चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए ऑफिस के अंदर ले गया। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और चेहरे पर शदीद तनाव था। यार, खुदा का खौफ करो ज़ियान, तुम उस पागल औरत से दुआएं करवा रहे हो जिसे खुद अपने होश का पता नहीं है। तुम अकल से पैदल हो या जानबूझकर ड्रामे करते हो? तुम्हें क्या लगता है उस फुटपाथ पर बैठी औरत की बड़बड़ाहट से हमें करोड़ों का प्रोजेक्ट प्लेट में रखकर मिल जाएगा? वकार का लहजा तल्ख और चुपता हुआ था। वो मुसलसल अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था, जैसे वक्त उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो। बी प्रैक्टिकल ज़ियान, जज्बातियत को घर छोड़कर आया करो। आज मीटिंग है और हमें वहां वक्त से पहले पहुंचना है। तुम्हें अंदाजा भी है कि बेगम ज़ोहरा वक्त की किस कदर पाबंद है। उनके बारे में मशहूर है कि अगर कोई एक मिनट भी लेट हो जाए तो वो उसे मीटिंग रूम तो दूर, बिल्डिंग के इस्तकबालिया से ही वापस भेज देती हैं। उनकी डिक्शनरी में लेट नाम का कोई लफ्ज ही नहीं है और तुम यहाँ सड़क किनारे बैठकर पीरों फकीरों वाले चक्रों में पड़ रहे हो। जल्दी निकलो, वरना हमारी महीनों की मेहनत उस गेट पर ही दम तोड़ देगी। वकार की घबराहट बजा थी क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ था और पाने के लिए एक पूरी सल्तनत सामने थी। उसकी बातें कड़वी जरूर थी, मगर बिजनेस की जालिम दुनिया के हकायक यही थे। मैंने उससे बहस करना मुनासिब न समझा क्योंकि उस वक्त हमारा फोकस सिर्फ प्रेजेंटेशन पर होना चाहिए था। मैंने इस बात में सर हिलाया और हम दोनों लिफ्ट की तरफ भागे। वकार मुसलसल बड़बड़ा रहा था कि हमारे पास सिफारिश नहीं है, ऊपर से अगर हम लेट हो गए तो फिर हमें अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेना चाहिए। उसका मनफी रवैया मेरे आसाब पर सवार होने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे उस माई की मुस्कुराहट याद आ रही थी जिसने मुझे एक अनदेखा हौसला दिया था। मीटिंग का वक्त 2 बजे तय था और घड़ी की सुइयां 1 बजने का ऐलान कर रही थी। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था और फासला खासा तवील था। मैं ऑफिस से निकलते हुए एक अजीब सी अफरा तफरी के आलम में था। मेरे एक हाथ में प्रेजेंटेशन की भारी फाइल्स थी और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन कान से लगा हुआ था। मैं अपने असिस्टेंट को आखिरी मिनट की हिदायत दे रहा था। देखो, फाइल नंबर 3 में जो फाइनेंशियल चार्ट्स हैं उन्हें दोबारा चेक करो। मुझे किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए। और हाँ, अगर कोई भी अर्जेंट कॉल आए तो उसे कल तक के लिए होल्ड करवा देना। मैं तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। मेरे जूतों की टक टक सीढ़ियों पर गूंज रही थी, जो मेरे दिल की धड़कनों का साथ दे रही थी। मेरा दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह चल रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर बेगम ज़ोहरा ने मार्केट कंपटीशन के बारे में सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर उन्होंने हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स का रेफरेंस मांगा तो कौन सी फाइल आगे करूंगा। ये एक जंग थी और मैं बगैर हथियार डाले लड़ना चाहता था। वकार पहले ही पार्किंग में जा चुका था
और गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न बजा रहा था ताकि मैं मजीद वक्त ज़ाया न करूं। मैं भागता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ा। धूप खासी तेज थी जिसने माहौल को मजीद घुटन ज़दा बना दिया था। मैंने सोचा कि एहतियातन बेगम ज़ोहरा की पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाकर कंफर्म कर लूं कि हम रास्ते में हैं और बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, ताकि वहां जाकर हमें इंतज़ार की कोफ्त न उठानी पड़े या वो हमें गैर संजीदा न समझे। मैंने फ़ोन निकाला और जल्दी से नंबर डायल किया। मेरा सारा ध्यान कॉल कनेक्ट होने पर था। जैसे ही मैंने नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया, उसी लम्हे मेरे कानों में एक जानी पहचानी और जदीद तरीन आईफोन की रिंगटोन गूंजी। ये आवाज़ इतनी साफ और इतनी करीब थी कि मैं चौंक कर वहीं रुक गया। मैं उस वक्त ऑफिस की बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ जा रहा था। मैंने इस्तरारी तौर पर इधर उधर देखा कि शायद मेरा कोई स्टाफ मेंबर या कोई क्लाइंट करीब खड़ा हो जिसका फ़ोन बज रहा हो, लेकिन वहाँ मेरे और उस पागल माई के सिवा कोई नहीं था। मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर उस माई की तरफ उठी जो गेट के पास दीवार से टीक लगाए बैठी थी, और फिर जो मैंने महसूस किया उसने मेरे दिमाग को एक लम्हे के लिए सुन कर दिया। वो आवाज़, वो महंगी और मखसूस रिंगटोन कहीं और से नहीं बल्कि उस माई के पास रखे हुए एक इंतहाई पुराने मैले और पैवन लगे थैले के अंदर से आ रही थी। मेरा जहन ये बात तस्लीम करने से इनकारी था। ये कैसे मुमकिन है? एक औरत जो 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे टुकड़ों पर पल रही है, जिसके तन पर ढंग का कपड़ा नहीं, उसके फटे हुए थैले में लाखों रुपए की मालियत का फ़ोन कैसे बच सकता है? क्या उसने चोरी किया है? क्या ये किसी गिरोह की रुकन है या फिर मेरा वहम है? हजारों सवाल एक ही सेकंड में मेरे दिमाग में कूद गए। मेरा हाथ फिजा में ही मुअल्लक रह गया। मैंने चाहा कि आगे बढ़कर तहकीक करूं, पूछूं कि ये क्या माजरा है, लेकिन वकार ने गाड़ी का हॉर्न मुसलसल बजाकर मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लिया। मैं इतनी जल्दी में था और दबाव इतना शदीद था कि मैंने अपनी मंतकी दिमाग को झड़क दिया। मैंने खुद को समझाया कि ज़यान, तुम वहम कर रहे हो। शायद सड़क पर चलने वाले किसी राहगीर का फ़ोन होगा, या शायद ट्रैफिक के शोर में मुझे आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा गलत हुआ है। उस वक्त रुककर तफ्तीश करने का मतलब था अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डील से हाथ धो बैठना। मैंने सर झटका उस अजीब व गरीब वाक़े को नज़रअंदाज किया और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी में बैठ गया। लेकिन गाड़ी में बैठते हुए भी मेरी नज़रें उस थैले पर जमी थी। मुझे क्या मालूम था कि वो रिंगटोन महज एक आवाज़ नहीं थी बल्कि एक आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। क्या बकवास है ये? ड्राइवर, ये गाड़ी को झटके क्यों लग रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि सर्विस करवा कर लाना। आज ही मरना था इस खटारा को। हम अभी आधे रास्ते पहुंचे थे कि गाड़ी ने एक जोरदार हिचकोला खाया और फिर इंजन से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। वकार तो गुस्से से सीट से ही उछल पड़ा और ड्राइवर पर बरस पड़ा। ड्राइवर ने घबरा कर गाड़ी साइड पर लगाने की कोशिश की, मगर गाड़ी ने वहीं सड़क के बीचों बीच ही दम तोड़ दिया और बोनट से धुआं उठने लगा। ये देखकर वकार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो गाड़ी से बाहर निकला और बोनट पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाया, लानत है ऐसी किस्मत पर। ऐन उस वक्त जब हमें उड़कर वहां पहुंचना था, ये गाड़ी कबाड़ बन गई। ज़यान, तुम बाहर खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? कुछ करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं भी गाड़ी से उतरा। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था। मैंने इधर उधर देखा तो दिल बैठ गया। सड़क पर ट्रैफिक का एक ना खत्म होने वाला तूफान था। गाड़ियां चींटियों की रफ्तार से रेंग रही थीं। मैंने वकार के कंधे पर हाथ रखा और उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। वकार, चीखने से गाड़ी ठीक नहीं हो जाएगी। हमें फौरी तौर पर कोई टैक्सी या रिक्शा देखना होगा। वकार ने मेरा हाथ झटक दिया और तंजिया हंसी हंसा। टैक्सी? इस ट्रैफिक जैम में तुम्हें हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेगा ज़यान। हम फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। मैंने अपनी घड़ी देखी, वक्त तेजी से भाग रहा था। मैंने फौरन जेब से फोन निकाला और बेगम ज़ोहरा के ऑफिस का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ उनकी पीए ने फोन उठाया तो मैंने अपनी आवाज में मौजूद घबराहट को छुपाते हुए कहा, हेलो, मैं ज़यान बात कर रहा हूँ। हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है और यहाँ ट्रैफिक जैम है। खुदारा हमें थोड़ी मोहलत दे दें, हम बस पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से इंतहाई सर्द और सपाट लहजे में जवाब आया, मिस्टर ज़यान, बेगम साहिबा इंतजार करना पसंद नहीं करती। आपको वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए था। बहरहाल आप आ जाएं, देखते हैं क्या हो सकता है। फोन बंद हुआ तो मेरे कान सुर्ख हो रहे थे। वकार सर पकड़कर फुटपाथ पर बैठ गया था और मुसलसल ड्राइवर को कोस रहा था। 45 मिनट वहीं ज़ाया हो चुके थे। हर गुजरता लम्हा हमारी उम्मीदों का गला घोंट रहा था। वकार ने अचानक सर उठाया और नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, ज़यान, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये गाड़ी खराब नहीं हुई, बल्कि हमें बदशगुनी ने घेरा है, और वो बदशगुनी तुम्हारी वो लाडली फकीरनी है। मैं हैरत से उसे देखने लगा। वकार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, गाड़ी मैकेनिकल फॉल्ट से खराब हुई है, इसमें उस बेचारी बूढ़ी औरत का क्या कसूर? वकार ने दांत पीस कर कहा, कसूर उस मनहूस चेहरे का है जो तुमने सुबह सुबह देखा था। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था कि ये सड़क छाप लोग, ये भिखारी, ये फकीर, इनका साया भी भारी होता है।
तुम सुबह सुबह उसके पास रुक गए, उससे दुआएं मांगने लगे। लो देख लो उसकी दुआओं का असर, उल्टा हमारे गले पड़ गई हैं। मेरा दिल सुबह ही गवाही दे रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। वो औरत नहीं बला है। उसकी वो मनहूस मुस्कुराहट मुझे अभी भी याद है। तुमने उसकी शक्ल देखकर दिन शुरू किया और अब देख लो अंजाम। हाथ आई डील निकल जाएगी और हम सड़क पर खड़े धक्के खाते रह जाएंगे। उसकी जहालत और तोहम परस्ती पर मुझे शदीद गुस्सा आया, मगर मैंने खुद पर काबू रखा क्योंकि ये वक्त लड़ने का नहीं था। मैंने सख्त लहजे में कहा, वकार अपनी जबान को लगाम दो। किसी मजबूर को मनहूस कहना सबसे बड़ी नहूसत है। ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तहान है, हिम्मत मत हारो। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी लाज रख ले। मैंने उस बूढ़ी माँ से दुआ का कहा था, अगर मैं नाकाम लौटा तो मेरा यकीन टूट जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी वाले की मिन्नत समाजत की, उसे मुंह मांगे पैसे दिए और ट्रैफिक में फंसते फंसाते 1.5 घंटा लेट जी इंटरप्राइजेस की इमारत तक पहुंचे। मेरा सूट पसीने में भीग चुका था और वकार का चेहरा खौफ और गुस्से से पीला पड़ चुका था। हम हाँपते कांपते जी इंटरप्राइजेस के शीशे वाले आलीशान दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो वहां हू का आलम था। पूरी इमारत में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे सब लोग जा चुके हों। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की फाइलें समेट रही थी और लॉबी खाली पड़ी थी। ये मंजर देखकर वकार के कदम वहीं रुक गए। उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोका और दबी हुई आवाज में बोला, ज़ियान वापस चलो, अब अंदर जाने का कोई फायदा नहीं। देख नहीं रहे सब खत्म हो चुका है, छुट्टी का वक्त हो गया है। अब अंदर जाकर क्यों अपनी बेइज्जती करवानी है? बेगम ज़ोहरा हमें कच्चा चबा जाएंगी। मैं मजीद जलील नहीं हो सकता, चलो वापस चलते हैं। उसकी आवाज में शिकस्त की थकन थी। वो हार मान चुका था, लेकिन मैंने अपने कदम जमाए रखे। नहीं वकार, हम इतनी दूर आकर दरवाजे से वापस नहीं जाएंगे, चाहे वो हमें धक्के देकर निकाल दें। लेकिन मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा। मैं अपनी किस्मत आजमाए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं वकार को तकरीबन घसीटता हुआ इस्तकबालिया तक ले गया। रिसेप्शनिस्ट ने हमें देखकर हैरत से आईब्रो उचकाए। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने सांस बहाल करते हुए कहा, मैं ज़ियान हूँ और ये मेरे पार्टनर वकार हैं। हमारी बेगम ज़ोहरा के साथ मीटिंग थी, गाड़ी खराब होने की वजह से हम लेट हो गए। प्लीज हमें उनसे मिलने दें। लड़की ने घड़ी की तरफ देखा और फिर एक अजीब सी नजर हम पर डाली। मुझे लगा वो इनकार कर देगी, मगर उसने इंटरकॉम पर किसी से बात की और फिर मुस्कुराकर बोली, जी मिस्टर ज़ियान, बेगम साहिबा अभी तक आपका इंतजार कर रही हैं। हालांकि बाकी सब जा चुके हैं, आप कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाएं। ये सुनकर वकार का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, ये कैसे मुमकिन है? मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वकार को लेकर तेजी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। वकार अभी भी बड़बड़ा रहा था, ये जरूर हमें बुलाकर हमारी बेइज्जती करना चाहती है। तैयार है ना ज़ियान? आज हमारी क्लास लगने वाली है। हम कॉन्फ्रेंस रूम के भारी भरकम दरवाजे के सामने पहुंचे। मैंने एक गहरी सांस ली, टाई की नॉट दुरुस्त की और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर बहुत ही रोबदार था। एक बहुत बड़ी ओवल शेप की मेज थी, जिसके गिर्द चंद बोर्ड मेंबर्स खामोशी से बैठे थे और उन सब की नजरें हम पर जमी थी। कमरे में एयर कंडीशन की ठंडक के बावजूद मुझे गर्मी लग रही थी। मेज के दूसरे सिरे पर बिल्कुल दरमियान में सदारती कुर्सी रखी थी, जिसकी पुश्त हमारी तरफ थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था, मगर हमें सिर्फ कुर्सी की ऊंची पुश्त नजर आ रही थी। हम दोनों दरवाजे पर ही रुक गए। बोर्ड मेंबर्स के चेहरों पर संजीदगी थी। वकार मेरे पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत हिम्मत मुजतमा की और लरसती हुई आवाज में मुखातिब हुआ, अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहता हूँ मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। दरअसल हमारी गाड़ी रास्ते में धोखा दे गई थी और ट्रैफिक जैम ने रही सही कसर पूरी कर दी। हम जानते हैं कि आप वक्त की बहुत पाबंद है और हमने आपका कीमती वक्त ज़ाया किया, लेकिन यकीन माने हमारी नीयत खराब नहीं थी। हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है। अगर आप हमें सिर्फ 5 मिनट दे दें तो हम साबित कर देंगे कि हम इस काबिल हैं। मैं मुसलसल बोल रहा था, सफाइयां पेश कर रहा था, मगर वो कुर्सी अपनी जगह साकत थी। कोई जवाब नहीं आ रहा था। वकार ने मेरे कान में सरगोशी की, यार ज़ियान, वो सुन भी रही हैं या नहीं? मुझे लग रहा है वो हमें इग्नोर कर रही हैं। चलो निकल चलते हैं। तभी अचानक वो बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू हुई। मेरे दिल की धड़कन हलक में आ गई। जैसे जैसे कुर्सी का रुख हमारी तरफ हो रहा था, कमरे का माहौल मजीद पुरअसरार होता जा रहा था। और फिर जब कुर्सी मुकम्मल घूमी और उस पर बैठी खातून का चेहरा हमारे सामने आया, तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। मेरा सांस वहीं अटक गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे साथ खड़े वकार के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। हमारे सामने कोई अजनबी, सख्तगीर या मगरूर कारोबारी खातून नहीं बैठी थी। वो चेहरा तो ऐसा था जिसे मैंने आज सुबह ही देखा था, जिसे वकार ने मनहूस कहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो चेहरा कीमती और बावकार लिबास में था। ये वही आंखें थीं, वही नकूश, वही माई, वही पागल औरत। बेगम ज़ोहरा कोई और नहीं, मेरे ऑफिस के बाहर बैठने वाली वो भिकारन थी। ये सदमा इतना शदीद था कि मेरा दिमाग माउफ हो गया। कमरे में फैली खामोशी
किसी कब्रिस्तान की खामोशी से ज्यादा भारी और हौलनाक थी। वकार की आंखें हल्कों से बाहर उबल रही थीं और उसका जबड़ा लटक गया था। वो कभी सामने बैठी बेगम ज़ोहरा को देखता और कभी मुझे। उसके दिमाग की रगें फटने के करीब थी, क्योंकि उसका क्लास सिस्टम और उसका वो फलसफा कि अमीर और गरीब दो अलग मखलूक हैं उस वक्त उसके सामने चकनाचूर हो चुका था। जिस पर शहर की सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून बराजिमान थी, उस पर वही औरत बैठी थी जिसे वकार सुबह मनूस कह रहा था। वो औरत जिसके फटे हुए कपड़ों और उलझे हुए बालों पर वो नाक भूं चढ़ाता था, आज उसके जिस्म पर अतालवी रेशम का लिबास था और आंखों में वो वकार था जो बादशाहों को भी झुकने पर मजबूर कर दे। लेकिन चेहरा वही था, बिल्कुल वही। वकार के हलक से एक अजीब सी खरखराहट निकली। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कोई मजाक है ज़ियान, ये वो नहीं हो सकती। ये तो वो भिकारन है, वो पागल औरत। वकार के अल्फाज लड़खड़ा रहे थे। उसकी टांगें उसका बोझ उठाने से इनकारी थी। बेगम ज़ोहरा ने वकार की हिज़्यानी कैफियत को नजरअंदाज करते हुए अपनी मेज पर रखे हुए महंगे क्रिस्टल ग्लास से पानी का एक घूंट भरा और फिर इंतहाई सर्द और सपाट लहजे में जवाब दिया, जो अब उस माई की लरसती हुई आवाज से कोसों दूर था। मुखातिब हुई, मिस्टर वकार, इंसान की आंख वही देखती है जो उसका दिमाग उसे दिखाना चाहता है। आपने मुझे सड़क पर देखा तो आपको सिर्फ एक भिकारन नजर आई, क्योंकि आपकी नजर लिबास पर थी, और मिस्टर ज़ियान ने मुझे देखा तो उन्हें एक इंसान, एक माँ नजर आई, क्योंकि उनकी नजर रूह पर थी। आपको हैरत हो रही है कि एक भिखारन इस कुर्सी पर कैसे आ गई? तो सुने, ये कुर्सी, ये दौलत, ये ओहदा सब आनी जानी चीज है। मैंने ये रूप शौक से नहीं धारा था, और ना ही मैं कोई ड्रामा कर रही थी। मैं बिजनेस की इस दुनिया में हर रोज मुनाफिकों से मिलती हूँ। हर रोज ऐसे लोग मेरे सामने झुकते हैं जो मेरे सामने बिछ जाते हैं, मगर मेरी पीठ पीछे खंजर लिए खड़े होते हैं। मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनर नहीं चाहिए था, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था। और यकीन जाने मिस्टर वकार, इस पूरे शहर में इंसानों का कहर पड़ा हुआ है। वकार अभी तक सकते में था। उसका चेहरा हैरत में गुम और जिस्म पसीने से शराबूर था। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी गर्दन सहलाई और हकलाते हुए बोला, मैडम, मैं समझा नहीं, मतलब वो आप ही थी? लेकिन क्यों? आप इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है, आपको सड़क पर धूल फांकने की क्या जरूरत थी? और वो फोन, वो आईफोन की आवाज जो ज़ियान ने सुनी थी। वकार की हालत उस वक्त एक मुजरिम जैसी थी जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो और अब सफाइयां पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। बेगम ज़ोहरा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने मेज की दराज खोली और वही आईफोन निकालकर मेज पर पटक दिया। उसकी स्क्रीन पर अभी भी मेरी ही मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमक रहा था। जी हाँ मिस्टर वकार, ये वही फोन है जिसकी घंटी आज दोपहर ज़ियान ने सुनी थी और जिससे आपने बदशगुनी करार दिया था। मैं पिछले 1 महीने से रोजाना अपना भेष बदलकर, अपने चेहरे पर मेकअप की तहें चढ़ाकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर आपके ऑफिस के बाहर बैठती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले साल मेरे अपने सगे बिजनेस पार्टनर ने, जिस पर मैं अंधा एतमाद करती थी, मुझे करोड़ों का चूना लगाया और फरार हो गया। उसने मुझे सिखाया कि सूट बूट पहनने वाले अक्सर अंदर से खाली होते हैं। इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि शहर की ये नामवर बिजनेसमैन जो मीटिंग रूम्स में अखलाकियात के भाषण देते हैं, असल जिंदगी में कैसे हैं। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा जो मुझे धुतकार कर गुजर जाते, कुछ मुझ पर तरस खाकर सिक्के फेंक देते, मगर मिस्टर ज़ियान वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुझे कभी भिखारी नहीं समझा। उन्होंने मुझे इज्जत दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस शॉल के नीचे कौन छुपा है। उन्होंने बस ये देखा कि एक बूढ़ी औरत को ठंड लग रही है। मिस्टर वकार, जब ज़ियान का फोन आया और मेरा फोन मेरे झोले में बजा तो मैं समझ गई थी कि अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। इसीलिए मैं फौरन वहां से उठी, पिछले दरवाजे से अपनी गाड़ी में बैठी और यहाँ पहुंचकर अपना होलिया दुरुस्त किया ताकि आप लोगों का इस्तकबाल कर सकूं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये आप दोनों का इम्तहान था, और अफसोस आप इस इम्तहान में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। कमरे में बेगम ज़ोहरा की आवाज गूंज रही थी और मैं अपनी जगह पत्थर का मुजस्मा बना खड़ा था। मेरा वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी छोटी सी नेकी जो मैंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की थी, वो इस तरह घूमकर मेरे सामने आएगी। मुझे अपनी माँ की याद आ गई जो कहती थी, बेटा नेकी करके भूल जा, वो रास्ता ढूंढकर तेरे पास वापस आएगी। बेगम ज़ोहरा ने एक नीले रंग की फाइल उठाई, उसे मेज पर मेरी तरफ सरका दिया। उनकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा तशक्कुर था। मिस्टर ज़ियान, ये रही वो डील जिसके लिए आप लोग महीनों से ख्वार हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आपका है। आपकी कंपनी आज से जी इंटरप्राइजेस की ऑफिशियल पार्टनर है, और ये फैसला मैंने आपकी बैलेंस शीट देखकर नहीं किया, ना ही आपकी प्रेजेंटेशन देखकर किया है। क्योंकि सच कहूं तो प्रेजेंटेशन तो बहुत से लोगों की अच्छी थी, लेकिन मैं अपना पैसा और अपना एतमाद सिर्फ उस हाथ में दे सकती हूँ जो नीचे गिरे हुए लोगों को उठाना जानता हो। जो शख्स
एक फुटपाथ पर बैठी अनजान बुढ़िया के खाने पीने का ख्याल रख सकता है, उसे सर्दी से बचाने के लिए अपनी जेब खर्च कर सकता है, वो मेरे सरमाए की हिफाजत भी पूरी ईमानदारी से करेगा। मुझे बिजनेस टाइकून नहीं चाहिए था जियान साहब, मुझे एक अमानतदार शख्स चाहिए था, और आज के दौर में अमानतदार शख्स का मिलना हीरे की कान मिलने से ज्यादा मुश्किल है। आपने बिना किसी लालच के मेरा ख्याल रखा जब मैं कुछ भी नहीं थी, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी जब मैं सब कुछ हूं। ये डील आपका हक है, इसे खैरात मत समझिएगा, ये आपके किरदार की कमाई है। मैंने कांपते हाथों से फाइल उठाई, मेरी आंखों में नमी तैरने लगी थी। जो कुछ बोलना चाहता था, शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर अल्फाज मेरा साथ छोड़ गए थे। तभी बेगम ज़ोहरा का रुख वकार की तरफ हुआ, और इस बार उनका लहजा ऐसा था जैसे तपते हुए तवे पर पानी की बूंद बूंद गिरी हो। और मिस्टर वकार, अब आते हैं आपकी तरफ। आप जैसे लोग जो इंसान को उसके ब्रांड और टैग से परखते हैं, वो मेरे पार्टनर तो क्या, मेरे मुलाजिम बनने की भी अहल नहीं है। आपकी सोच इतनी छोटी और घटिया है कि मुझे हैरत है आपने बिजनेस में इतनी तरक्की कैसे की। शायद दूसरों का हक मारकर। आपको लगता था कि मैं मनहूस हूँ, आपको लगता था कि गरीब का साया भारी होता है। आज देख लें मिस्टर वकार, उसी मनहूस साये के पास वो कलम है जो आपकी तकदीर लिख सकता है, मगर आपने अपने तकब्बुर की स्याही से उसे खुद ही मिटा दिया, और मेरी नज़र में आपकी वैल्यू सिफर है। आप मुझे बिजनेस के उसूल सिखाने आए थे ना, तो सुन लें, बिजनेस का पहला उसूल है वैल्यू, मगर ज़र्फ नहीं, और जिसका ज़र्फ खाली हो वो बादशाह बनकर भी फकीर ही रहता है। ये डील सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जियान के नाम है, इसमें आपका 1% भी हिस्सा नहीं होगा, और मैं चाहूंगी कि आप अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से तशरीफ ले जाएं, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर निकलवाऊं, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में मनफी सोच वाले लोगों की बू बर्दाश्त ही नहीं होती। वकार का चेहरा फक हो चुका था, वो शर्मिंदगी और जिल्लत के समंदर में गौते खा रहा था। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, शायद माफी मांगना चाहता था, या शायद कोई सफाई पेश करना चाहता था, मगर बेगम ज़ोहरा ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। वकार का चेहरा फक हो चुका था, वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में उठा, उसके कंधे झुक चुके थे। वो अकड़ जो उसकी चाल में हमेशा रहती थी अब कहीं गायब हो चुकी थी। वो किसी चोर की तरह नजरें चुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कमरे में एक पुरसुकून हवा चली। मैंने गहरी सांस ली और बेगम ज़ोहरा की तरफ देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं फाइल सीने से लगाकर बाहर निकला तो शाम हो रही थी, सूरज गुरूब हो रहा था, मगर मेरी जिंदगी का नया सूरज तुलू हो चुका था। वकार पार्किंग में अपनी खराब गाड़ी के पास खड़ा सर पीट रहा था। मुझे उस पर तरस तो आया, मगर मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि अल्लाह इज्जत उसे देता है जो दूसरों की इज्जत करता है। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, बेशक तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को घर चलने का इशारा किया। आज मुझे फुटपाथ खाली नजर आएगा, मगर वो खाली जगह हमेशा मुझे याद दिलाती रहेगी कि बादशाही लिबास की नहीं, किरदार की होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।